हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। डिस्कशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड डीएलएड 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए 30 जीके के क्वेश्चंस लेके आए हैं। साथ ही इससे पहले 2 पार्ट और अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें देखना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित है। तो जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी है देहरादून, ऑप्शन नंबर सी है नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है वो हमारे हैदराबाद में स्थित है, और इस अकादमी का जो नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी के नाम से इस अकादमी को जाना जाता है। तो फ्रेंड, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी सरकारी भाषाएं क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी और अरबी। ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी और स्पेनिश। ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश। और ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और जो स्पेनिश है। ये जो 6 भाषाएं हैं ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो है आधिकारिक भाषाएं हैं, किंतु जो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है उसमें कामकाज की 2 भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी और दूसरी जो है फ्रेंच। तो फ्रेंड, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों और खनिजों का 90% भाग जो है शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है। तो जो 90% भाग होता है पोषक तत्वों का, खनिजों का, वो कौन सा हमारा शरीर का भाग जो है उसको एब्जॉर्व कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा गुर्दा, ऑप्शन नंबर बी है पेट, ऑप्शन नंबर सी है छोटी आंत, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बड़ी आंत। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। जो हमारे शरीर का 90% भाग होता है पोषक तत्वों और खनिजों का, वो छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और जो बाकी 10% भाग होता है वो बड़ी आंत के द्वारा सोख लिया जाता है। फ्रेंड, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ऊंचाई वाला झरना है। तो सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है मुटराजी, ऑप्शन नंबर बी है मोंगो, ऑप्शन नंबर सी है टुगेला, ऑप्शन नंबर डी है एंजिल। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी एंजिल। जो एंजिल फॉल्स है वो दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, और इसकी ऊंचाई जो है वो उसकी ऊंचाई जो है वो 979 मीटर है। यह जो है वेनेजुला की जो चूरुम नदी है उस पर स्थित है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी जीवन प्रयत्न उपाधि प्राप्त की थी। तो जो ग्रैमी जीवन प्रयत्न उपाधि है ये किन्हें प्राप्त हुई थी, ऐसे कौन पहले भारतीय हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा AR रहमान, ऑप्शन नंबर बी है पंडित रविशंकर, ऑप्शन नंबर सी है सत्यजीत रे, और ऑप्शन नंबर डी है अनुष्का शंकर। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पंडित रविशंकर। ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए जो रिकॉर्डिंग अकादमी है उसके द्वारा पुरस्कृत जो है एक पुरस्कार है, जो कि सबसे पहले जो है पंडित रविशंकर भारती को मिला था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की तीव्र गंध का क्या कारण होता है। जो लहसुन से तीव्र गंध आती है उसका क्या कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्लोरो यौगिक, ऑप्शन नंबर बी है अम्लीय यौगिक, ऑप्शन नंबर सी है गंधक यौगिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी गंधक यौगिक।
लहसुन की तीव्र गंध जो है एक गंधक यानी सल्फर यौगिक के कारण होती है और लहसुन को सांसों की बदबू और शरीर की बदबू का कारण माना जाता है, जिससे पसीने के लिए जो है तीखी गार्लिक गंध कहा जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का क्या तात्पर्य है? तो जो मेसोपोटामा के अभिलेख थे उसमें जो मेलुहा शब्द है उसका क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है ओमान, ऑप्शन नंबर बी है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी है बहरीन द्वीप, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु सभ्यता। जो मेसोपोटामिया के अभिलेख हैं उसमें मेलुहा शब्द का तात्पर्य जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया गया है। यह माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो मेसोपोटामिया सभ्यता को जो है तिल के तेल का निर्यात करते थे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग जो है डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और बदलने के लिए किया जाता है? तो जो डेटा को संग्रहित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए या बदलने के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है फायरफॉक्स, ऑप्शन नंबर बी है एक्सेल, ऑप्शन नंबर सी है आउटलुक, ऑप्शन नंबर डी है पावर पॉइंट। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी एक्सेल। एक्सेल का जो उपयोग है वो डेटा को संग्रहित करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए और बदलने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? तो जो गोबर गैस है उसमें कौन सी गैस होती है, मेन जो कौन सी गैस होती है पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी है हीलियम, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। जो गोबर गैस है उसमें जो मुख्यतः होती है मीथेन गैस होती है। गोबर गैस का वैज्ञानिक नाम जो है वो बायोगैस भी होता है और बायोगैस जो होती है वो एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित, पर्यावरण मित्र एवं ज्वलनशील गैसीय ईंधन है। और गोबर गैस में जो है वो मुख्यतः जो मीथेन है वो पाई जाती है, जो लगभग 66% के आसपास पाई जाती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने देवी अधिकार का सिद्धांत लागू किया था? तो हमारे ऑप्शन नंबर ए है बलबन ने, ऑप्शन नंबर बी है इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उन्होंने देवी अधिकार के सिद्धांत को लागू किया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? जो शिवाजी के मंत्रिमंडल था उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है अष्टप्रधान, ऑप्शन नंबर बी है अष्टछाप, ऑप्शन नंबर सी है दिग्गज, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पेशवा। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल को जो है अष्टप्रधान कहा जाता था। जो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके सलाहकार परिषद को अष्टमंडल कहा जाता था। अष्टप्रधान के अंतर्गत पेशवा है, पेशवा सहित 8 पद और सम्मिलित थे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना में भर्ती कराने वाले सर्जेंट किसे कहा जाता था? तो भारतीय सेना में जो भर्ती कराने वाले सर्जेंट था वो किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है हमारा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। सर्जेंट जो शब्द है इसका अर्थ होता है सेना में एक पद। तो जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए जो है प्रेरित किया था। इसके कारण जो है इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो इसके ऑप्शन नंबर ए है विनायक दामोदर, ऑप्शन नंबर बी है
वापट, ऑप्शन नंबर सी है बालकृष्ण, ऑप्शन नंबर डी है भूपेंद्र नाथ दत्त। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पीएन वापट। तो जो पीएन वापट थे उन्हें बम बनाने की कला सीखने के लिए जो है पेरिस भेजा गया था। तो जो विनायक दामोदर के द्वारा 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना हुई थी। यह जो है एक क्रांतिकारक संगठन था जिसके सदस्य पीएन वापटन को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछा गया है भारत की। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है गोविंद सागर झील, ऑप्शन नंबर बी है चिल्का झील, ऑप्शन नंबर सी है डल झील, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मानसबल झील। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए गोविंद सागर झील। जो गोविंद सागर झील है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह झील जो है वो पंजाब राज्य में स्थित है, वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? जो पीर पंजाल दर्रा है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है जम्मू कश्मीर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। जो पीर पंजाल दर्रा है वो भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अनुच्छेद 1 से 18 तक, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 24 से 46 तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारत के जो संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में जो है केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय जन गण मन को कब राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था? तो जो राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन, उसे कब राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1948 में, ऑप्शन नंबर बी है 1949 में, ऑप्शन नंबर सी है 1950 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1952 में। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1950 में। जो हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है उसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता में हुए अधिवेशन में गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो ग्रैमी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है संगीत, ऑप्शन नंबर बी है साहित्य, ऑप्शन नंबर सी है कला, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए संगीत। जो ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो 1959 में हुई थी और सर्वप्रथम भारतीय ग्रैमी अवार्ड के विजेता पंडित रविशंकर थे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? ऑप्शन नंबर ए है जेंथोफिल, ऑप्शन नंबर बी है राइबोफ्लाविन, ऑप्शन नंबर सी है कैरोटीन, ऑप्शन नंबर डी है बिक्सिन। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन। गाय के दूध का जो पीला रंग है वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। दूध में पीले रंग की मात्रा जो है वो गाय को दिए जाने वाले हरे चारे की मात्रा पर निर्भर करती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम, तो ऑप्शन नंबर ए है ताप, ऑप्शन नंबर बी है वेग, ऑप्शन नंबर सी है दाब, या फिर ऑप्शन नंबर डी है घनत्व। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा घनत्व। बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण जो है वो उनका कम घनत्व है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है? तो ऐसा कौन सा अंग है जो मानव के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा यकृत, ऑप्शन नंबर बी है हमारा प्लीहा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अमाशय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा अग्नाशय। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यकृत। जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है तो यह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, जो कि हमारे यकृत में संग्रहित किया जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 3:4, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 4:3, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 3:2 और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 2:3। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है यहाँ पे, तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 3:2। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के समान अनुपात में 3 जो है वो क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं, जिनमें केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद रंग बीच में और हरा रंग सबसे नीचे होता है। और इस ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक जो है वैसे नॉर्मन बोरलॉग है इन्हें कहा जाता है, लेकिन भारत में हरित क्रांति पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर है वो एम.एस. स्वामीनाथन रहेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन आच्छादन वाला राज्य कौन सा, यानी सबसे ज़्यादा वन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं भारत में? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है हमारा हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है हमारा असम। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। भारत में वन का जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य जो है हमारा मध्य प्रदेश है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश, उसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ व चौथे नंबर पर जो है वो उड़ीसा राज्य है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लाल किला, ऑप्शन नंबर बी है हमारा राजघाट, ऑप्शन नंबर सी है इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर डी है गेटवे ऑफ इंडिया। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इंडिया गेट। जो इंडिया गेट है उसे भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। इसे पहले जो है ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी है 28 जनवरी और ऑप्शन नंबर डी है 1 फरवरी। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी। 24 जनवरी को जो है भारत में गर्ल्स चाइल्ड डे बनाया जाता है। यह खास दिन जो है बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए और लड़कियों के प्रति समाज में समानता लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट के उत्पादन में एकाधिकार है, यानी सबसे ज़्यादा क्रोमाइट का उत्पादन या फिर इकलौता क्रोमाइट का उत्पादन जो है वो भारत के किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा गोवा, ऑप्शन नंबर बी है
राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। जो उड़ीसा राज्य है वो भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा और लगभग एकमात्र निर्माता राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार श्रीमती किरण बेदी को दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी है गोल्डन ग्लोब। ऑप्शन नंबर सी है मैग्सेसे। ऑप्शन नंबर डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मैग्सेसे। जो मई 1993 में किरण बेदी जो है दिल्ली जेल में महानिरीक्षक के रूप में तैनात हुई थी। उन्होंने तिहाड़ जेल में कई जो है सुधारों की शुरुआत की थी और 1994 में उन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो जो उसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसरो की स्थापना कब हुई थी पूछा गया है यहाँ पे। 1969 में, 1979 में, 1980 में या फिर 1989 में। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1969 में। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था। तो इसरो जो है वो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है और इस संस्था का जो मुख्य कार्य है वो भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना है। तो फ्रेंड अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लाखा मंडल किस नदी के समीप स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा। ऑप्शन नंबर बी है यमुना। ऑप्शन नंबर सी है सरयू। ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी यमुना। जो लाखा मंडल है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है और यह प्राकृतिक की वादियों में बसा एक गांव है जो उत्तराखंड के पाटनगर में स्थित है, जो कि हमारे देहरादून से 128 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।